वेलकम व्यूअर्स। आज अब आगे हम आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की जानकारी देंगे। इसके पहले वाले पार्ट में कुछ पॉइंट्स स्पेशल नेचर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज का हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए पॉइंट्स की जानकारी हम इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपके बीच में शेयर करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को आवश्यक रूप से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस वीडियो की जानकारी निश्चित रूप से जरूरतमंद स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच सके। और उम्मीद है कि व्यवहारिक रूप में जितना हम कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका फायदा, इसका लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आप हमारे बतलाए गए प्रॉब्लम से रिलेटेड और क्वेश्चंस का, बुक से प्रॉब्लम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बातें बहुत आसान हो जाएंगी। अकाउंटिंग फिर फॉरएवर आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। इतना ही नहीं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये सभी बातें बेसिक बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं। अगर ये क्लियर रहता है आज, तो आगे की अकाउंटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज हम अपने वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, वो है हमारा डिस्काउंट या छूट से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस फील्ड में डिस्काउंट दो नामों से पॉपुलर है, प्रचलित है। एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम क्वेश्चन में तभी समझेंगे जब क्लियरली मेंशन होगा डिस्काउंट के साथ ट्रेड डिस्काउंट टर्म लिखा होगा, एकदम सबसे जरूरी चीज। और जैसा कि जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट फॉर शो, जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। बस ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसका उद्देश्य है। वास्तव में ये दिखावा है, वास्तविकता में कोई लेन देन नहीं है। हम कभी कभी दुकानों में जाते हैं तो शोकेस में लिखा हुआ पाते हैं डिस्काउंट 40% प्लस 70%। तो इमेजिनेशन से बाहर की चीज है कि 110% डिस्काउंट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वहां पर जरूर कुछ बात है, राज है, जो कि बिजनेसमैन इस बात को जानता है। और एक पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस कोई भी एस्टैब्लिश करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को हम सक्सेसफुली रन कराएं, फॉरएवर, हमेशा के लिए उसको चलाएं। बंद करना उसका मकसद कभी नहीं होता है, हिम्मत नहीं हारना है। मान लीजिए हम ऐसे स्थान पर बिजनेस एस्टैब्लिश किए जहां पर ऑलरेडी उस चीज का और भी दुकानें हैं और आसपास के कस्टमर्स उन दुकानों में बंधे हुए हैं, कोई भी हमारे पास आ नहीं रहा है, तो हम कैसे अपने कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अपने शोकेस को, अपने दुकान के आकर्षण को और आकर्षक बनाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर भी कस्टमर्स नहीं आ रहा है तो 5-10% डिस्काउंट का अनाउंसमेंट करवाएंगे, हंगामा कर देंगे, प्रचार कर देंगे, एडवर्टीजमेंट कर देंगे, लेकिन कस्टमर्स नहीं आया। तो बात, एक कहावत है, बात अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। इसका यहां पर यह मतलब नहीं है कि हम कस्टमर्स के साथ टेढ़ा रूप में व्यवहार करेंगे। इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसी कारण से बुद्धिमानी से टेढ़ी करेंगे उंगली। अर्थात हमारे कहने का मतलब है, कोई भी सामान की कीमत, मान लीजिए वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी हमारे दुकान में 100 रुपीज है, हम उसके आगे 0 ऐड कर देते हैं, तो 100 में 0 आगे ऐड करेंगे तो 1000 हो गया। अब कस्टमर्स के बीच में अगर इस तरीके का जानकारी देंगे, प्रचार करेंगे कि 1000 के सामान में 900 का डिस्काउंट है, तो जो प्रॉब्लम था कि कस्टमर हमारे पास आ नहीं रहा था, कोई कस्टमर हमारी दुकान में आ नहीं रहा था, तो कम से कम इस बात को सुन करके कस्टमर्स आएंगे। शायद हमारी दुकान में कस्टमर्स के पैर रखने का जगह न बचे, ये माहौल, यह स्थिति बन जाएगी। उसके बाद जब कस्टमर्स आ जाएंगे, हमारे व्यवहार से, हमारे सामानों से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ भी कस्टमर अगर हमारा अपना कस्टमर बन जाता है, तो फिर कस्टमर से कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। तो ऐसे ही डिस्काउंट को वास्तव में यहां पर देखिए क्या किया गया, 100 रुपए को हम 1000 बना दिए और 900 रुपए छोड़ दिए, एक्चुअली नो डिस्काउंट। ऐसे ही डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, व्यापारिक छूट कहते हैं। और जब ये कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। हाँ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, इस बात को हमेशा याद रखना है। जैसे एग्जांपल के रूप में
एग्जाम्पल 15 में हम आपके सामने में रखना है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹8,000 एट 40% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 8,000 रुपए का सामान बेच दिया 40%, लेकिन उसमें ट्रेड डिस्काउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज की तो कोई अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट होती नहीं है, पहले हमें उसे अमाउंट में निकालना है और सही अमाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो 800 में 40% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर दिए तो फिर 40% मीन्स 3200, तो बच गया हमारा 4800 एक्चुअल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। सचमुच का लेन देन का अमाउंट ये 4800 है। मतलब इस लेन देन में, इस ट्रांजेक्शन की जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो 4800 से करेंगे। अब एस्पेक्ट्स पता लगाना है, तो सामान बेचा है, गुड्स एक एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट कैश है। कैश रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है, बेचेंगे तो फिर डेबिट करेंगे, और सामान जा रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। गुड्स मना किया गया लिखने के लिए, तो गुड्स का हो क्या रहा है, तो सोल्ड मीन्स सेल्स। तो फाइनली जर्नल के कॉलम में जब हम लिखेंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 4800 टू सेल्स अकाउंट 4800। जस्ट सपोजिट नेक्स्ट जो पार्ट हमारा डिस्काउंट का है वो है कैश डिस्काउंट। या क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तब भी हम हमेशा उसे कैश डिस्काउंट ही ट्रीट करेंगे। कैश डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट है, और ये हम पाते भी हैं और देते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, अलाउ भी करते हैं। अगर हम सामान खरीदे हैं, हमें पैसा पे करना है, तो हमें डिस्काउंट हो सकता है वो दे दें, रिसीव हम करें। हम किसी को सामान बेचते हैं तो हमारा ड्यूज अमाउंट जो लेना है उसको आकर्षित करने के लिए कि जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, या हमारा सामान नगद बिक जाए, हम उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। कैश डिस्काउंट एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसकी अकाउंटिंग करेंगे। और डिस्काउंट हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, इनकम प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक और शॉर्टकट हम आपको बतला रहे हैं, हमेशा याद रखना है, डिस्काउंट ऑलवेज इन द साइड ऑफ कैश और बैंक। यानी लेन देनों में अगर कैश बैंक डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, कैश बैंक क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। रूल से जाए तब भी यही स्थिति पाएंगे। हम चाहें तो हम रूल न देख करके कैश के साइड को बेस लेकर के डिस्काउंट को भी हम वहां लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल 16 में आपका है, कैश रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम सोनी एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200। सोनी से हमें कैश मिला है 800 और हमने छूट दिया है 200। इस कंडीशन में यहां पर 3 पहलू है, 3 एस्पेक्ट है। एक तो कैश है, दूसरा डिस्काउंट है, तीसरा सोनी है। कैश एक्चुअली मिल रहा है 800 और 200 डिस्काउंट है, इसका मतलब सोनी से हमें मिलना चाहिए था 1000। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस लॉस है, डेबिट करेंगे। सोनी पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। रूल भी कहता है डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। या शॉर्टकट बतलाए थे, डिस्काउंट हमेशा कैश के साइड में होगा, तो कैश के साइड डेबिट, तो डिस्काउंट का भी साइड डेबिट ही होगा। रूल से जाए चाहे हम डायरेक्ट भी अकाउंटिंग में ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा आता है इन फुल सेटलमेंट और टू क्लोज द अकाउंट्स और अकाउंट सेटल। ये ऑलमोस्ट डिस्काउंट के ही नेचर का प्रॉब्लम है, उसी से मिलता जुलता है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन अपने कस्टमर को कहता है कि आप अपना अकाउंट क्लोज कर दीजिए, अकाउंट सेटल कर दीजिए। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप हमारी दुकान पे नहीं आइए। कस्टमर्स तो मेन आपका ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, वो भगवान के जैसा ही है। अर्थात कस्टमर्स को बढ़ाना हमारा मकसद होता है, घटाना कभी नहीं। तो अगर हम अकाउंट कस्टमर को कहते हैं कि अकाउंट क्लोज कीजिए, इसका मतलब है आप अपना ड्यूज आज तक का क्लियर कर दीजिए, टू क्लियर द ड्यूज। तो जहां ऐसा सेंटेंस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम इसका मीनिंग समझेंगे टू क्लियर द ड्यूज, बकाये का पेमेंट कीजिए। तो स्वाभाविक है, जैसे ही जिस डेट में ऐसा ट्रांजेक्शन में या ट्रांजेक्शन में इन टर्म्स को यूज किया है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन से पॉइंट आउट करना चाहिए कि ड्यूज अमाउंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द ड्यूज, अगर नहीं क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो पहले हम ड्यूज अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे। और जब ड्यूज अमाउंट का कैलकुलेशन हो जाएगा तब उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम पाते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया जाता है, या कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में लेन देनों का अमाउंट दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। तो दोनों कंडीशन में इसको सॉल्व करके बतलाते हैं, लेकिन पहले हम ड्यूज अमाउंट निकालना बतलाते हैं।
जैसे मान लीजिए एग्जांपल 17 में आपके सामने में है, रिसीव फ्रॉम सोनू, यहां अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और अमाउंट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट का क्वेश्चन मार्क है। जस्ट अपोजिट, रिसीव फ्रॉम सोनू रुपीज 2700 इन क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यहां पर अमाउंट दे दिया है, 2700 रुपए सोनू से मिला है, फुल सेटलमेंट में मिला है, अकाउंट क्लोजिंग में मिला है, उसी डेट का ट्रांजेक्शन है, जनवरी 10 का। तो जनवरी 10 को इस तरीके की बात कही गई है, ड्यूज अमाउंट मालूम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, जनवरी 10 से पहले इस सोनू से क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जनवरी से 1 जनवरी टू 10 जनवरी 9 जनवरी, सोनू के ट्रांजेक्शन अमाउंट को देखेंगे। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन अमाउंट है, 4 जनवरी को सोल्ड टू सोनू रुपीज 5000, 6th को है रिसीव फ्रॉम सोनू रुपीज 1500 एंड 7th को है सोनू रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 500। इस तरीके से ड्यूज कितना हुआ, 5000 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से 1500 कैश मिल गया और 500 हमारा सामान वापस आ गया, इसका मतलब 2000 वापस मिल चुका है, तो 3000 हमारा ड्यूज अमाउंट हुआ। तो ड्यूज अमाउंट जब 3000 हुआ तो हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है तो इसी ड्यूज को हम अमाउंट मान लेंगे और अकाउंटिंग बनाएंगे। तो इस कंडीशन में कैश आ रहा है 3000 से और सोनू गिवर है 3000 का, आ रहा है डेबिट करेंगे, गिवर है क्रेडिट करेंगे। और जस्ट अपोजिट इसके विपरीत दूसरा कंडीशन जो है उस पर गौर करते हुए, मान लीजिए रिसीव्ड सोनू रुपीज 2700 इन फुल सेटलमेंट या क्लोजिंग ऑफ अकाउंट टर्म यूज कर दिया है, तो अमाउंट देने पर भी लेकिन ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल कर दिया है, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले ड्यूज देखना है। मान लीजिए वही कंडीशन है, वही क्वेश्चन है, तो ड्यूज हमारा क्या निकल गया 3000, और वो पेमेंट कितना कर रहा है 2700। तो इस कंडीशन में हम पहले ड्यूज और पेमेंट अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। हमें मिलना चाहिए था 3000, हमें मिल रहा है 2700 और कह रहे हैं कि अकाउंट क्लोज, दोनों सेटिस्फाइड है, उसका कोई ऑब्जेक्शन, किसी का पार्टी का ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि मर्जी से छोड़ दिया गया है अमाउंट, और ऐसे अमाउंट को हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ड्यूज अमाउंट एंड पेमेंट रिसीव्ड अमाउंट इक्वल टू कैश डिस्काउंट। तो यहां पर अब 3 एस्पेक्ट हो गया, हालांकि डिस्काउंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन है, इस कारण से यहां पर 3 एस्पेक्ट हो गया, एक कैश 2700 से, डिस्काउंट 300 से, सोनू 3000 से। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये भी डेबिट होगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और सोनू पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट होगा। 3000 से सोनू होगा, 300 से डिस्काउंट, 2700 से कैश होगा। इस तरीके से बहुत सावधानी से देखना है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले पॉइंट को भी, और दूसरा इन फुल सेटलमेंट रहता है, तो देखना चाहिए अमाउंट दिया है या अमाउंट नहीं दिया है। नहीं देने से ड्यूज को ये अमाउंट मान लेंगे, और देने से ड्यूज और पेमेंट रिसीव्ड अमाउंट का डिफरेंस जो होगा वो कैश डिस्काउंट के रूप में अकाउंटिंग में लिखना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंसॉल्वेंसी। जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में जितने भी व्यक्तियों को हमने, जितने भी लोगों को हमने क्रेडिट में सामान बेचा, क्रेडिट सेल करना एक तो मजबूरी है, बिजनेस को बढ़ाना है तो क्रेडिट सेल करना ही है। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है कि सही आदमी को सही तरीके से क्रेडिट सेल किया जाए, फिर भी चांसेस रहता है किसी का डेथ हो गया, कोई पागल हो गया, कोई विदेश भाग गया, या और भी रीजन है जिससे कि हमारा पैसा जो है, ड्यूज अमाउंट जो है, जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है, वो पैसा मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, पूरी तरीके से नहीं भी मिलता है। तो इस तरीके से जो भी पैसा इस कारण से ड्यूज रह जाता है, नहीं मिलता है, नेचुरली इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब फॉर एवर। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन अपने टोटल लायबिलिटीज के पेमेंट के पोजीशन में नहीं है, तो इस कंडीशन से बिजनेस का भी जो ड्यूज अमाउंट है वो हमारा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, और ऐसे डूबे हुए अमाउंट को, अनरियलाइज्ड अमाउंट को हम बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। यदि पार्टली पैसा मिला और पार्टली अनरियलाइज्ड है, तो जो मिला वो कैश है और जो अनरियलाइज्ड रह गया वो बैड डेट्स। 100% अनरियलाइज्ड है तो 100% से बैड डेट्स हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं, जैसे तनु बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग रियलाइज्ड फ्रॉम देयर ड्यूज ₹5000। हमारे बिजनेस से एक कस्टमर है तनु,
जो 5,000 रुपए ड्यूज रखे हुए है और वो इंसॉल्वेंट हो गई और उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि बैड डेट्स एक एस्पेक्ट हो गया। नथिंग रियलाइज मतलब 100% अमाउंट से बैड डेट्स हो गया, 5,000 का 5,000। और तनु के यहाँ हमारा ड्यूज था 5,000। तनु पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। और बैड डेट्स हमारा नॉमिनल है, बिजनेस को पैसा नहीं मिलना मीन्स लॉस है, लॉस डेबिटेड। जस्ट अपोजिट नेक्स्ट पार्ट जो इसका आ जाता है जिसमें कि कुछ पैसा मिलने की बात होगी। एग्जाम्पल नंबर 20 में तनु बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 80% रियलाइज फ्रॉम देयर ड्यूज ₹5,000। तनु 5,000 रुपया ड्यूज रखे हुए है, इंसॉल्वेंट हो गई है और 80% लेकिन उससे पैसा मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कैश हो गया 5,000 का 80% 4,000 रुपीज से, और रेस्ट 20% 5,000 का या 1,000 रुपया आउट ऑफ 5,000 4,000 रियलाइज है। इसका मतलब 1,000 अनरियलाइज है बैड डेट्स। तनु के यहाँ ड्यूज कितना है तो 5,000। तब तनु पर्सनल है, गिवर है, क्रेडिट करेंगे। बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है, डेबिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 9, जिसको हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम की जानकारी के रूप में बतलाएंगे। जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में बतलाए भी थे कि पर्सनल अकाउंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज नेचुरल, जहां नेम ऑफ पर्सन बिजनेस इंस्टीट्यूशन आ जाता है, इसकी अकाउंटिंग तो हम कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां अननेचुरल है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन है, डायरेक्ट नेम ऑफ पर्सन बिजनेस इंस्टीट्यूशन नहीं है बट उसका संबंध है, किसी व्यक्ति का संबंध आ रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में शामिल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उससे भी पहले हम बतलाएं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा तो जो हमारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है उससे अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के फार्मूला को अप्लाई करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे। एसेट्स जैसा कि हम जानते हैं डेबिट किया जाता है, इंक्रीज इन एसेट्स भी डेबिट, लायबिलिटीज या इंक्रीज इन लायबिलिटीज दोनों केस में क्रेडिट होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहते हैं। एक पॉइंट और क्लियर कर दें कि इस नेचुरल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेचुरल रिप्रेजेंटेटिव में अब हमें किसी का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बराबर आपके सामने में हम रखे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो भी बिजनेसमैन हो उसने बिजनेस स्टार्ट किया पैसे से, बिजनेसमैन का सपोर्ट की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट अकाउंटिंग के स्टेज में आ गए हैं, डायरेक्ट अकाउंटिंग करने के पोजीशन में आ गए हैं। इस कंडीशन में दो एस्पेक्ट है, कैश है और कैपिटल है। अब बिजनेसमैन का सपोर्ट नहीं लेना है। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और लायबिलिटीज नेचर का है, बिजनेस में मालिक का पैसा है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज नेचर है, मींस क्रेडिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके सामने में है, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500, किराया देना बाकी है 500 रुपए से। यहाँ एक पॉइंट है हमारा रेंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉस है, डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट किराया देना है किसी व्यक्ति को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो पूछेंगे एसेट्स है कि लायबिलिटीज है। देना बाकी है मीन्स बिजनेस पे करेगा, बिजनेस में है पैसा लेकिन ये अदर पर्सन का ओनरशिप है, इसलिए लायबिलिटीज फॉर बिजनेस एंड रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सेस पेड इंश्योरेंस है, ज्यादा दे दिया। यहां पर दो एस्पेक्ट है, एक इंश्योरेंस दूसरा प्रीपेड। ज्यादा दे दिया तो वो पैसा उसका नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे बिजनेस का पैसा है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। और ज्यादा दे दिया तो देने के समय में एक्सेस पेमेंट इज इनकम फॉर बिजनेस, वापस मिलना है, बिजनेस का अमाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है इंश्योरेंस, इनकम नेचर है, क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, एसेट्स है, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्पेशल जर्नल एंट्री इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डेट का मीन्स प्रीवियस मंथ का, ओपनिंग डेट में जो भी वैल्यू है बिजनेस में, इसका मतलब वो पहले से चला रहा है, तो ओपनिंग डेट का कुछ आइटम का वैल्यू दे देता है, जो प्रीवियस डेट में एग्जिस्ट कर रहा था बिजनेस में, उसी वैल्यू को दे देता है। ओपनिंग डेट यानी जनवरी 1 के डेट में दे देता है बिजनेस में, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं।
तो इस कंडीशन में जैसा कि हम जानते हैं इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री बनेगी वो ओपनिंग एंट्री के नाम से बनेगी। और जैसा कि आप यह भी जानते हैं मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच में ओपनिंग वैल्यू जो है उसमें से हम पता लगाएंगे कि क्या एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को एक सिंगल एंट्री में एंट्री बनाएंगे और बस पता लगाना है कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। और ये बात हम हमेशा से याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस के रजिस्टर में वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, देखना है। तो बिजनेस के रजिस्टर में अगर 1 जनवरी को लिखा हुआ है बिल्डिंग, इसका मतलब ये बिल्डिंग बिजनेस का है। लोन लिखा है, इसका मतलब बिजनेस ने लोन ले रखा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे पहचानेंगे तो आसान हो जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज में क्लासिफाई करना। जैसे एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ओपनिंग डेट में जनवरी 1 को किसी ईयर में लिखा हुआ है कैश ₹5,000, स्टॉक 8,000, डेटर्स 12,000, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000, क्रेडिटर्स 12,000, लोन 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। बोला गया जस्ट पास जर्नल एंट्री। या 1 तारीख को फर्स्ट डेट में ऐसा ट्रांजेक्शन दे देता है और 2 तारीख से मंथ भर का ट्रांजेक्शन जैसे गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, रेंट पेड, कमीशन, मतलब डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे अब तक मिलता रहा है वो दे देता है। और फाइनली एट लास्ट बोलता है पास जर्नल एंट्री। तो नेचुरली 1 जनवरी के लिए हमें ओपनिंग एंट्री बनानी होगी। अब बाकी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री तो आप जानते ही जानते हैं। तो ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी? तो इनमें से हमें पहचानना है कि क्या बिजनेस के लिए एसेट्स है, सबको डेबिट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्रेडिटर्स है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इनको जरा गौर करके देखें तो ये सभी अप टू प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स का रूप है और क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। एसेट्स हम जानते हैं मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच में डेबिट किया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है। तो एसेट्स को हम डेबिट कर दिए हैं, इन सब को क्रेडिट करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जब हम कॉलम में बनाएंगे पहले डेबिट में जितने हैं सबको लिख डालेंगे। टू क्रेडिटर्स, टू लोन, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, सभी के अमाउंट को लिख देंगे और लिखने के बाद हम टोटलिंग करेंगे। जैसा कि हमको मालूम है आज तक हमेशा जर्नल का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल रहना चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं आ रहा है। एसेट्स का टोटल आ रहा है 56,000, लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 26,000। तो जो 30,000 का डिफरेंस है उसे हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? याद रखिएगा ये डेबिट में भी डिफरेंस आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वही पोजीशन है। ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स जिसका बिजनेस के ओनर से कोई संबंध नहीं है, बाहर के लोगों का अमाउंट है। तो इक्वल टू कैपिटल, मतलब डिफरेंस अगर क्रेडिट में लाई करता है एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को घटाने के बाद, तो उसे हम कैपिटल के नाम से, कैपिटल भी लायबिलिटी नेचर का है, क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल को भी क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा डिफरेंस अमाउंट से। अगर डेबिट में डिफरेंस निकलता तो इस कंडीशन में निश्चित रूप से तो कैपिटल दिया रहेगा, तो डेबिट में डिफरेंस निकलता तो इस डिफरेंस को हम ड्राइंग्स या गुडविल किसी भी नाम से लिख सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपसे हमारा यही उम्मीद है कि कोई भी बुक हो आपके पास में, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, जर्नल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल में हो, इलस्ट्रेशन में हो या प्रॉब्लम में हो, सभी को 1 by 1 बना लेना है। जरूरत पड़ने पर हेल्प लेना है इन बातों पर जो हम वीडियोज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए हैं, बेसिक पॉइंट्स को बतलाए हैं, सबको ध्यान में रखते हुए, सबको सुनते हुए, देखते हुए और तब फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम उसकी जानकारी आपको पेश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बतलाएं, कितना भी हम प्रॉब्लम आइटम को डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू जर्नल को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रहता है जिसकी जर्नल एंट्री बनाने में आपको दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं डिफिकल्ट या स्पेशल प्रॉब्लम्स की जानकारी देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी दिखलाएंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी उसका प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।